Hello students, today we will start new chapter that is biotechnology principles and its processes. Now first of all, what is biotechnology? Biotechnology is the technological employment of microorganisms, plant cells, animal cells and their components or biological processes to generate products and services useful to human beings. Means here you can see that the biotechnology में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट सेल्स हैं, एनिमल सेल्स हैं, इनसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हम कुछ अनदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो ह्यूमंस बीइंग के लिए बहुत यूजफुल होते हैं. ठीक है, ये हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं. मेन 2 अप्रोचेस हैं बायोटेक्नोलॉजी की, ओल्ड एंड मॉडर्न. ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली इन विच नेचुरल स्ट्रेन्स ऑफ microorganisms and cells lies are being used in obtaining products like curd, wine, vinegar, bread, cheese, etc. जैसे घरों में आप देखते हैं कर्ड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, कर्ड में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हुआ? LAB, लैक्टिक एसिड बैसिलस. वाइन बनाते हैं, विनेगर बनाते हैं. अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनका कहाँ पर हम यूज करते हैं, उनसे निकलने वाले कौन कौन से एंजाइम्स है जिनका कहाँ पर यूज किया जाता है. तो ये तो बेटा ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की बात होती है. ठीक है, आज के टाइम पे जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है जो बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट की जाती है कई जगहों पर. तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है क्या? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली इट इज द यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, GMO, इनको क्या बोला जाता है? GMO, कैपिटल GMO. ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. ये होते क्या है? तो पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए. बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअली जैसे अभी मैंने बोला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं. इनकी कई कैटेगरीज होती है, बैक्टीरिया है, फंगी है. मोस्टली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है वो है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में क्या होता है? उसका अपना खुद का DNA होता है. बैक्टीरिया में प्लाज्मिड्स होते हैं, सभी को पता है. प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा सर्कुलर DNA. ठीक है, जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं. तो इस प्लाज्मिड की स्पेशलिटी क्या होती है कि इट कैन बी रेप्लिकेट इटसेल्फ, ये अपने आप ही रेप्लिकेट कर सकता है. ठीक है, ये बैक्टीरिया की स्पेशलिटी होती है. उसका जो प्लाज्मिड होता है इट कैन बी रेप्लिकेट इटसेल्फ, ये अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है. तो सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई इंसान है, जैसे इंसुलिन फॉर्मेशन होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे. उसको अगर कोई जीन डिफेक्ट है और हमें नीड है उस जीन को रिमूव करके कोई नया एंटीबायोटिक जीन वहां पर हमें इंसर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं? किसी एक वेक्टर का यूज करते हैं. वेक्टर क्या होता है? जो कोई माध्यम बनता है. ठीक है, तो हमने सपोज वो एंटीबायोटिक जीन जो हमें उस पर्सन के डिफेक्टिव जीन की जगह इंसर्ट करना है वो हमने बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में ऐड कर दिया. ठीक है, और फिर इस बैक्टीरिया के थ्रू हमने उसके अंदर इंसर्ट कर दिया. तो यहाँ पर बैक्टीरिया ने क्या काम किया? एक वेक्टर का काम किया. ठीक है, तो जब हम, और वो होस्ट कौन है? वो ऑर्गेनिज्म, वो पर्सन जिसका हमने जीन चेंज किया थ्रू बैक्टीरिया. तो आफ्टर जब आप जीन इंसर्ट कर देते हैं तो वो आपका होस्ट जो था वो कन्वर्ट हो गया GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. इसी तरीके की बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके किसी इन्फेक्टेड पार्ट को हटाने की. तो वहां पर हम कोई डिजायर्ड जीन, ठीक है, डिजायर्ड जीन जो उस प्लांट के इन्फेक्शन को रिमूव कर सकता है वो हम इंसर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सपोज बैक्टीरिया है, तो पहले हमें उसके DNA जो मैंने बोला प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड को कहीं से कट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वो तो उसका अपना DNA है. उस कटे हुए पोर्शन पर हमको अपना जो हमने डिजायर्ड जीन सेलेक्ट किया है वो हम पुट करेंगे. ठीक है, और
ताकि वो नया जो हमने डिजायर्ड जीन लगाया है वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट किया जा सके। ठीक है, इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी को एक्चुअली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्योंकि यहाँ पर सारे नए डीएनए बन रहे हैं। नए डीएनए कैसे बन रहे हैं? जैसे हमने किसी ओल्ड जो इन्फेक्टेड जीन था उसको रिमूव कर कर हमने उसकी जगह कोई नया जीन इंसर्ट कर दिया, तो अब जो ऑर्गेनिज्म जो होस्ट है जिसके अंदर ये प्रोसेस कराया गया है, ठीक है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हमने उसके डीएनए को अल्टर किया, उसके डीएनए को हमने चेंज किया। तो ये आपका जीएमओ होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक न्यू डीएनए फॉर्म करा है हमने, तो दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होते हैं? न्यू डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम ओल्ड डीएनए, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहाँ बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली टोटली बेस्ड ऑन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट हाउ मेनी ब्रांचेस, मीन्स बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। इससे पहले हमें एक डेफिनेशन पूछी जाती है बायोटेक्नोलॉजी की, और इसका टर्म डिस्कवर किसने किया था। हियर यू कैन सी द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज गिवन बाय कार्ल आर्के इन 1919। इसको आप लर्न कर लेना, जस्ट इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। हाँ, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? इट इज द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन? ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स, therefore and molecular analogues for the products and services। ये डेफिनेशन है, जैसे इसको आपको लर्न करना है ओनली। नाउ ब्रांचेस मीन्स बायोटेक्नोलॉजी की कितनी ब्रांचेस हैं? इट हैज मेनली 2 ब्रांचेस जहां पर इनका यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में। वो ब्रांचेस आपकी पहली है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट ब्रांच बेटा मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, आप नोट कर सकते हैं। सेकेंड ब्रांच इसकी जो आती है वो है क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है? मेडिकल मीन्स मेडिकल लाइन में आप बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे डेवलपिंग न्यू डीएनए वैक्सीन्स। ठीक है, नया डीएनए बनाकर वैक्सीन को तैयार करना। करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, अगर कोई जीन डिफेक्ट हो जाता है तो उस जीन को कट करके वहां पर नया डीएनए या जीन आप इंसर्ट करते। डीएनए कहाँ पर होता है? जीन के अंदर। तो नया जीन इंसर्ट करना, ऑटोमेटिकली डीएनए इंसर्ट हो गया, तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। इसका मतलब मेडिसिन में कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है? नई वैक्सीन्स फॉर्मेशन के लिए, किसी डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा डेवलपिंग न्यू मेडिसिन, न जाने कितनी तरह तरह की मेडिसिन बनाई जा रही है। मेडिसिन बनाने के लिए सपोज मैंने आपको कई बार एक एग्जांपल दिया है कि सपोज एक कोई प्लांट है जिसकी बड़ी ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है, ठीक है, लेकिन उसका लाइफ स्पॉन बहुत कम है, और जो कुछ वीड्स होती हैं अननेसेसरी ग्रो करती हैं जिनका लाइफ स्पॉन ज्यादा है। तो फिर यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू क्या किया जाता है कि उस वीड्स के जो ज्यादा लाइफ स्पॉन वाला कैरेक्टरिस्टिक का जीन है वो कट करके हमने उसको किसमें इंसर्ट कर दिया? जो मेडिसिनल वैल्यू प्लांट है, तो वहां पर उसको लाइफ स्पॉन का जीन नया मिल गया। तो इसकी जो न्यू हाइब्रिड बनेगी जिसमें वीड्स के वो कैरेक्टर्स हैं जो लाइफ स्पॉन को इम्प्रूव करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ये आपका एक हाई मेडिसिन जिसका अच्छा प्रोडक्शन तो है ही, अब उसका लाइफ स्पॉन भी ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से नई नई डिस्कवरीज की जाती हैं, तो न्यू मेडिसिन फॉर्मेशन में भी इसका यूज किया जाता है। सिंथेसिस ऑफ न्यू जीन, नए जीन की सिंथेसिस होती है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स होते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स में भी बहुत सारी चीजें आपने पीछे के चैप्टर्स में पढ़ी है, तो वो सब बेटा बायोटेक्नोलॉजी के ही अंदर आता है। ठीक है, तो ये आपका बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट ब्रांच हो गया इन मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। सेकेंड आपका है क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है? डिफरेंट टाइप के
हाइब्रिड क्रॉप्स तैयार की जाती, किसी का जीन किसी में इंसर्ट करके हाइब्रिड बनाकर एक अच्छी प्रोडक्टिविटी की क्रॉप को तैयार किया जाता है। इसी तरीके से बेटा आपका माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी है। माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में अभी हमने जैसे बताया कि किसी बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के थ्रू बैक्टीरिया को हमने एज ए वेक्टर यूज किया। अभी इसका डिटेल आगे हम पढ़ेंगे, अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड्स के थ्रू हमने इसके जो भी डीएनए हमने प्लाज्मिड में इंसर्ट किया वो हम जिस भी होस्ट में हमें एंटर करना है वो हम वहां पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में आता है। इंडस्ट्रियल एंड टिश्यू कल्चर बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल टिश्यू कल्चर में भी यही आता है। टिश्यू कल्चर प्रोग्राम में क्या होता है कि जैसे कैलस तैयार किया जाता है, आपको पता है, तो यहाँ पर भी नए नए जीन हम इंसर्ट करके न्यू टेक्नोलॉजी से हम कई सारी चीजों को बना सकते हैं। तो ये थी इसकी डिफरेंट ब्रांचेस। In medical biotechnology, use of microbes; in crop biotechnology, in microbial biotechnology, in industrial and tissue culture biotechnology. So these main 4 branches of biotechnology, ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब हमारा आता है प्रिंसिपल्स क्या है बायोटेक्नोलॉजी के, एक्चुअली क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो मेनली 2 कोर टेक्निक्स होती हैं बायोटेक्नोलॉजी की। 2 कोर टेक्निक्स हैं दैट डेवलप्ड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की मेन 2 कोर होती है बेटा। पहला आता है इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकंड आपका जो आता है वो जब जेनेटिक इंजीनियरिंग आता है, सेकंड आता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में डिफरेंस क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में अगर हमने कभी कोई नया डीएनए इंसर्ट किया, कोई भी नया जेनेटिक मटेरियल हमने किसी होस्ट में इंसर्ट किया, तो उस नए जेनेटिक मटेरियल के कैरेक्टर्स की वजह से जो होस्ट है उसमें कुछ फिनोटिपिक एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो चेंजेस आ जाना किसमें? फिनोटाइप में। किसके अंदर? किसके फिनोटाइप में? होस्ट ऑर्गेनिज्म के। क्यों? ड्यू टू इंट्रोडक्शन, किसका इंट्रोडक्शन? ऑफ एन अल्टर्ड सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक मटीरियल, ठीक है, इन अल्टर्ड सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक मटीरियल। आप इधर देखेंगे ये द फर्स्ट पॉइंट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इज modified of the chemical nature of DNA RNA means genetic material and their introduction into another host to change the phenotype characters of the host, ठीक है। तो दिस इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर हो गया? जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स जिसमें हम कोई न्यू डीएनए और आरएनए इंसर्ट करते हैं, तो जो आपका जो न्यू होस्ट, जो होस्ट है आपका, जो कन्वर्ट हो चुका है जीएमओ में, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है, उसके फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में चेंज आ जाना, तो ये आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग में आता है। सेकेंड अभी मैंने प्रोसेस बताया बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में देखो बेटा क्या होता है कि इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ स्टरलाइजेशन मैथड। ये क्या होता है? स्टरलाइजेशन मैथड होता है, ठीक है, स्टरलाइजेशन मैथड। और फर्स्ट आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। स्टरलाइजेशन मैथड is also called as bioprocess engineering. क्लियर? बायोप्रोसेस स्टरलाइजेशन में क्या मेथड में क्या होता है कि जिसका हमने डीएनए डाला उसको हमें कैसे ग्रो कराना है, जैसे माइक्रोब्स हैं, ठीक है, तो मेंटेन करना ग्रोथ किसकी? माइक्रोब्स की, ठीक है, इन लार्ज क्वांटिटीज। किस लिए? फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स एंड एंजाइम्स। अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको वैक्सीन तैयार करना है, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंजाइम्स का हमको कहीं पर यूज करना है, तो हम क्या चाहेंगे कि उस माइक्रोब्स की ग्रोथ अच्छे से हो। तो किस तरीके से उसकी ग्रोथ करानी है, ठीक है, क्योंकि हमें उससे जो जो प्रोडक्ट्स हमको मिलेंगे जो हमारे लिए यूजफुल है, तो ये सेकंड कोर में आता है, दैट इज स्टरलाइजेशन मैथड और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। What are the basic steps? Now the next term, that is basic steps in genetic engineering.
जेनेटिक इंजीनियरिंग जो आपने भी पहले पढ़ा, जिसमें मॉडिफिकेशन किया गया किसका, न्यूक्लिक एसिड का। और ये सबको पता है मॉडिफिकेशन की नीड क्यों ही, कि सपोज कोई इन्फेक्टेड जीन है, हमें वो अल्टर्ड कर कर वहां पर हमको न्यू जीन, जो डिजायर्ड जीन है वो हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, आपको अगर कोई चीज चेंज करनी है तो जो आप चीज एंटर करेंगे तो आप पहले सर्च करोगे कि मुझे वहां पे एक्चुअली लगाना क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजरेबल जीन। फिर डिजरेबल जीन मीन्स आप सबसे पहले देखेंगे कि जो डिसीज है किसी प्लांट और एनिमल में, या जो इन्फेक्टेड जीन है, तो वो इन्फेक्शन किस नए अल्टर करके, किस नए डीएनए को लगाने से, कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर उस डीएनए में होना चाहिए जो हमें इस इन्फेक्टेड जीन की जगह पर इंसर्ट करना है, तो आप उसको कहते हैं डिजायर्ड। ठीक है, तो आप उस डीएनए को पहले आइडेंटिफाई करोगे कि हमें एक्चुअली लगाना क्या है। सेकेंड आपका आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए इनटू होस्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए इनटू होस्ट, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड, टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सेकेंड स्टेप जब आपको वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मुझे ये चीज इंसर्ट करनी है, तो आप उसको इंसर्ट कैसे करेंगे, ये सारा डिटेल अभी हमें पढ़ना है आगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में किस तरीके से हमने उस डीएनए को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया और कैसे हमने नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म किया। ठीक है, जैसे ही वो न्यू डीएनए ऐड हो जाएगा तो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। थर्ड आता है मेंटेनेंस ऑफ डीएनए इन होस्ट एंड जीन क्लोनिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेंटेनेंस ऑफ डीएनए, आपने वो डीएनए एंटर कर दिया, ठीक है, तो उसका मेंटेनेंस मींस वो प्रॉपर तरीके से उस नए होस्ट में मल्टीप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो कॉपीज बना रहा है, जीन क्लोनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जीन ट्रांसफर। अब लास्ट स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है कि जिस होस्ट के अंदर हमको ये जो हमने डीएनए बनाया है ये हमें इंसर्ट करना है, तो आप उसको उसमें इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, ये 3 स्टेप आपने बीच के वेक्टर में यूज किए। सपोज हमने एक बैक्टीरिया लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को सेलेक्ट किया कि हाँ इसके प्लाज्मिड में हम जो किसी प्लांट, सपोज एक क्रॉप है जिसमें हमें जीन इंसर्ट करना है, तो आपने क्या किया, बैक्टीरिया को डायरेक्ट इंसर्ट नहीं किया, हमने बैक्टीरिया को यूज किया एज ए वेक्टर। उसके प्लाज्मिड को हमने सबसे पहले आइसोलेट किया, उसके कुछ पोर्शन को हमने कट किया। ठीक है, और उस कट वाले पोर्शन पे जो हमने अपना आइडेंटिफाई किया है कि हमें उस क्रॉप को कौन सा डीएनए देना है, वो आपने डीएनए पहले बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में एंटर कर दिया। फिर सेकंड पॉइंट में हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन भी हो गया। थर्ड पॉइंट में आपने क्या देखा कि वो बैक्टीरिया के अंदर जो हमने नया जीन लगाया है वो प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लाई करता है कि नहीं करता, क्योंकि प्लाज्मिड रेप्लिकेट करता है, तो नया जीन जब प्लाज्मिड में ऐड हो जाएगा तो वो नए जीन के साथ बहुत सारी कॉपीज बनाएगा। जब बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी फिर हम क्या करेंगे, इसको उठाकर हम किस में एंटर कर देंगे, जहां हमको नीड है। ठीक है, जो आपका फाइनल स्टेप है। तो मेन हमें ये सारे स्टेप्स डिटेल में पढ़ने हैं। ये बेसिक स्टेप्स है हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जैसे हम होस्ट में न्यू डीएनए डालते हैं तो वो होस्ट कन्वर्ट इनटू जीएमओ। इस ऐसे होस्ट को ट्रांसजेनिक एनिमल और ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी कहा जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स और ट्रांसजेनिक प्लांट्स, इट मीन्स ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जीएमओज ही होते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को ही कहते हैं जिनमें जीन अल्टर किया जाता है। आई होप कि यू ऑल आर अंडरस्टूड। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप कि सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया। ठीक है, ऐसा सबसे पहले कहाँ पे तैयार किया गया होगा, एकदम न्यू डीएनए से बनाया गया कुछ भी। ठीक है, तो 1972 आपके 2 साइंटिस्ट थे, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। नोट कर लेना। इन 1902 स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर कंस्ट्रक्ट किया था। इन्होंने क्या कंस्ट्रक्ट किया था, सबसे पहले फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्वेश्चन आता है बेटा, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपेयर्ड बाय और कंस्ट्रक्टेड बाय
स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। इन्होंने किया क्या था, जो कोहेन थे इन्होंने रिस्ट्रिक्शन प्लाज्मिड को, जो आपका प्लाज्मिड है, जिस प्लाज्मिड क्या है, बैक्टीरिया वेक्टर को, सबसे पहले वेक्टर तैयार किया जाता है। अगर आपको यहाँ से स्कूल पहुंचना है तो आप सबसे पहले कोई व्हीकल यानी वेक्टर चूज करोगे कि किसके थ्रू आपको पहुंचना है, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले प्लाज्मिड को रिस्ट्रिक्ट किया था, प्लाज्मिड को निकाला था बैक्टीरिया से। सेकंड आपका जो बॉयर थे, इन्होंने ही हैड आइसोलेटेड द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फ्रॉम ई कोलाई। अभी मैंने बोला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये क्या है, ठीक है, ये मालूम होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है। ये कौन सा है, एंडोन्यूक्लिएज। क्या होता है कि जो प्लाज्मिड लिया, अभी मैंने बहुत इजीली बता दिया कि हमने एक प्लाज्मिड ले लिया, उसके डीएनए को कट कर दिया और उसकी जगह हमने दूसरा डीएनए ऐड कर दिया। तो ये कटिंग और ये एडिंग ऐसे इजीली नहीं हो जाती, यहाँ पर एक सीजर का यूज होता है। यस, सीजर इसको कहते हैं मॉलिकुलर सीजर। ये एक एंजाइम होता है, ठीक है, इसको नाम दिया गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसकी कई कैटेगरीज होती है, अभी मैं आगे भी बताऊंगी। थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्ट मीन्स कट करना, ठीक है। डीएनए के कितने न्यूक्लियोटाइड्स इन्फेक्टेड हैं या कितने न्यूक्लियोटाइड्स को हमको रिमूव करना है, वहां पर ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करते हैं। इनसे कटिंग का काम किया जाता है। जैसे एक्सोन्यूक्लिएज क्या करते हैं, डीएनए के जो एंडिंग वाले पोर्शन है वहां से न्यूक्लियोटाइड को कट करते हैं। बट ये जो एंडोन्यूक्लिएज होते हैं, ये पर्टिकुलर डीएनए के पूरे थ्रेड में एक अलग सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने कटिंग, पहले किसी चीज प्लाज्मिड को निकाला, फिर उसमें कटिंग किसके थ्रू करनी है, तो वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किसने बनाया, तो इसीलिए कलेक्टिवली इन दोनों का नाम आता है, ठीक है। तो ये आपके कोहेन एंड बॉयर, हर्बर्ट बॉयर, इन्होंने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखा। इसमें स्टेप्स क्या है, कैसे बनता है, here you can see step number 1, ठीक है। स्टेप कैरीड आउट इन कंस्ट्रक्टिंग द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहां पर क्या है, ये देखिए आप, इन फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है अ जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीमरियम, ठीक है। यहां पर साल्मोनेला टाइफीमरियम, ये देखिए बेटा, मैं जरा जूम कर देती हूँ इसको, दिस वन, साल्मोनेला टाइफीमरियम, ये एक बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफीमरियम इसकी स्पीशीज है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जिसका प्लाज्मिड लिया गया था वो इस बैक्टीरिया का था। प्लाज्मिड के बारे में मालूम है सबको, क्या होता है, ये एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए होता है, फाउंड इन बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो क्या हुआ सेकेंड स्टेप में, आप इसके सेकेंड स्टेप को अगर चेक करें, द डिजायर्ड डीएनए, जो आपको डीएनए लगाना है, द डिजायर्ड डीएनए वाज कट एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अभी मैंने बताया कि जिस हिस्से को आपको कट करना है आपने उतना पोर्शन कट कर दिया। नाउ द कट डीएनए वाज लिंक्ड टू प्लाज्मिड डीएनए एंड ट्रांसफरेड टू ई कोलाई फॉर जीन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ई कोलाई क्या है, एक दूसरा बैक्टीरिया है। ई कोलाई बैक्टीरिया का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, दिस वन, ईशरेकिया कोलाई, ये बैक्टीरिया, इसमें साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया थे इसके प्लाज्मिड को निकाला, उस प्लाज्मिड को कट किया गया स्पेसिफिक पॉइंट से थ्रू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और जब वहां कट किया गया फिर वहां पर जो हमको जेनेटिक मटेरियल लगाना है वो हमने इंसर्ट कर दिया और फिर उस प्लाज्मिड को एक दूसरे बैक्टीरिया में एंटर करा दिया गया ई कोलाई में, ताकि ई कोलाई में इसके जीन अच्छे से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये आपके प्रोसेस हो गई शॉर्ट में। टूल्स क्या है,
किस किस चीजों का यूज किया गया, जैसे अभी मैंने बताया द फर्स्ट टूल दैट इज द कटिंग एंजाइम, एंजाइम्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि मॉलिक्यूलर सीजर है, काटना कहाँ पे कैसे डीएनए को कट किया जाता है। सबसे जरूरी पॉइंट तो यही है कि आपको जेनेटिक मटेरियल को कट करना है, तो ये पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की कई दो कैटेगरी मैंने बताई, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस कट करता है डीएनए के एंडिंग पोर्शंस को, ठीक है, और एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर पे स्पेसिफिक पॉइंट को कट करता है। सेकंड, कटिंग तो हमने सुन ली, अब हम कहते हैं कि कटिंग की जगह हमने जो हमें डीएनए चाहिए वो हमने इंसर्ट किया, तो वहां पर दूसरा एंजाइम आता है दैट इज लाइगेज। डीएनए लाइगेज, ये आपके मैम ने सारा बताया होगा जब डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन बताया होगा बेटा, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज के थ्रू हम यहाँ पर ऐड करते हैं किसको, न्यूक्लिक एसिड को, जो भी आपका डीएनए कंटेंट, जो भी आपका न्यूक्लिक एसिड ऐड करना है वो हम ऐड, तो एडिंग का काम करता है डीएनए लाइगेज। थर्ड, तो पहला टूल कटिंग के लिए आपको सीजर चाहिए, वो भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेकंड, आपको नया डीएनए ऐड करने के लिए एंजाइम चाहिए, दैट इज लाइगेज। एंड द थर्ड आपका जो होता है वो है यहाँ पर एक पॉलीमरेज एंजाइम दिए हैं, और ये वेक्टर देखो बेटा। थर्ड आप ये देखिए होस्ट ऑर्गेनिज्म, कि किसके अंदर हम लगा रहे हैं, किसके अंदर हमको ये डीएनए डालना है, तो वो ऑर्गेनिज्म यानी वो होस्ट सेल भी होनी चाहिए, वो भी आपके पास। एक और है पॉलीमरेज। पॉलीमरेज एंजाइम्स क्या होते हैं, पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज क्या होता है, कई सारे मोनोमर्स आपस में मिलकर पॉलीमर्स बनाते हैं, ठीक है। पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू आप कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स को कट कर सकते हैं, ठीक है। और वेक्टर्स क्या है कि अगर हमें होस्ट सेल में पहुंचाना है तो सबसे पहले ये कटिंग करके जो भी आप न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो हम किस में इंसर्ट करेंगे, वेक्टर्स में। किस में एंटर करेंगे, वेक्टर्स में, ठीक है बेटा। तो ये आपके टूल्स हो गए, बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट टॉपिक डिटेल में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, कि मैंने बात की थी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूलर सीजर, ये क्वेश्चन बहुत आता है बोर्ड में। मॉलिक्यूलर सीजर्स किसको कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को। क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग डीएनए, डीएनए को कटिंग करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं टू प्रोवाइड अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। बैक्टीरिया में तो ये ऑटोमेटिकली होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा मैंने बताया भी प्लाज्मिड्स होते हैं, तो ये इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू, जैसे आपका इशरेकिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया है, विच ये क्या करता है, इट हैज एबिलिटी, किस चीज की एबिलिटी होती है, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम अटैक ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरिया को कौन अटैक करता है, बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। तो इसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट होने की वजह से ये ई कोलाई नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपने आप को बैक्टीरियोफेज के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। और इस पूरी मैकेनिज्म को कहते हैं रिस्ट्रिक्शन मोडिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन मोडिफिकेशन सिस्टम, ताकि वो जो इन्फेक्टेड पीस है वो इन एंजाइम के थ्रू कट हो जाता है। ये पूरी मैकेनिज्म पे क्वेश्चन अगर आता है, व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन मोडिफिकेशन मैकेनिज्म, ये देखो बेटा, रिस्ट्रिक्शन मोडिफिकेशन सिस्टम with the help of restriction enzymes the infection of bacteriophages can be removed, and ये प्रॉपर्टी किसमें होती है, बैक्टीरियाज में, ठीक है। ये प्रॉपर्टी किसमें होती है, बैक्टीरियाज में। तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम क्या होता है। नाउ नेक्स्ट, द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो एंडोन्यूक्लियस है वो सबसे पहले आइसोलेट किसने किया था, ये बताया किसने था कि ऐसा कोई एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। और इसका नाम क्या था, जो सबसे पहले एंडोन्यूक्लियस बना, जो सबसे पहले एंडोन्यूक्लियस बना था वो था आपका हिंड सेकंड, हिंड सेकंड। और इट वाज आइसोलेटेड बाय स्मिथ, विलकॉक्स एंड केले इन 1968, ठीक है। हिंद सेकंड क्या है, ये नेमिंग कैसे की जाती है, देखो बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अलग अलग बैक्टीरियाज में
अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। हिंड सेकेंड, जो पहला लेटर है आपका एच, कैपिटल एच इंडिकेट करता है जीनस को, जैसे हीमोफिलस, ठीक है, हीमोफिलस। और जो सेकेंड और थर्ड लेटर होते हैं स्मॉल, वो स्पीशीज बताते हैं, लाइक इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है। तो सबसे पहला जो एंडोन्यूक्लियस था वो किसमें देखा गया था? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी में, ठीक है। इट वॉज यूज टू कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। इसी को रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस जैसे कि पर्टिकुलर, मैंने बोला एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस डीएनए के पर्टिकुलर सेगमेंट्स को कट करता है। तो ये सेगमेंट्स आपके पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहलाते हैं। इसकी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंसेस में क्या होता है, यहाँ पर जैसे आप ये देख रहे हैं GAATTC, ठीक है, ये आपके 6 नाइट्रोजन बेसेस है। इनका जो रीडिंग फ्रेम होता है वो दोनों प्राइम से सेम होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। Here you can see in first segment, that is the 5 to 3 prime, the reading frame of these DNA nucleotides are GAATTC। अब हम इसको उल्टा पढ़ेंगे तो सेम आना चाहिए। नीचे देखिए आप, 5 से GAATTC, दोनों ही सीक्वेंस के 5 प्राइम से रीडिंग सेम आ रही है। ये स्पेशल सीक्वेंस होते हैं जिन्हें हम पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो हमेशा इन्हीं सीक्वेंसेस से डीएनए को कट करते हैं, ठीक है, इन्हीं सीक्वेंसेस से डीएनए को ये कट करते हैं। तो सबसे पहले जो हिंड इन्फ्लुएंजी जो आपका था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हिंड सेकेंड जिसको मैं कहती हूँ, इसने सबसे पहले डीएनए मॉलिक्यूल्स को पर्टिकुलर पॉइंट से कट किया था। और जो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स थे नाइट्रोजन बेसिस के, वो आप नोट कर लें, 6 बेस पेयर थे, GTC, CA, GTC, GAC, CAG, CTG। आई थिंक समझ आ गया होगा सभी को। These are first 6 बेस पेयर जहां पर सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने वर्क किया। These are G, T, C, G, A, C, G, A, C, C, T, G। अगर इसको हम उल्टा पढ़ते हैं, यहां से रीड करते हैं तो GTC, GTC, आप इधर से उल्टा पढ़ेंगे GTC, ठीक है बेटा। फिर यहां पढ़ेंगे GAC, यहां से पढ़ते हैं GAC। एक मिनट, ये मैं ये जो साइन है इसका, अब आप देखें यहाँ पर CAG। तो अगर हम इधर से रीडिंग करते हैं या हम इधर से रीडिंग करते हैं, रीडिंग फ्रेम सेम है, GTC, GAC, GTC, GAC, ठीक है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड, आपका ग्वानिन से आपका हमेशा साइटोसिन जुड़ता है, थाइमिन से डबल बॉन्ड, ये आपका एडिनिन जुड़ा, साइटोसिन से ग्वानिन, ग्वानिन से साइटोसिन, एडिनो से थाइमिन एंड साइटोसिन से ग्वानिन। ये हमेशा क्या होते हैं बेटा, ये अपोजिट होते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं डीएनए के सेगमेंट। और यहीं से, यानी स्पेशल ऐसे सीक्वेंसेस पैलिएंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाते हैं, यहीं पर डीएनए
का जो कटिंग का एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो इन्हीं को कहीं से कट करेगा, ये ध्यान रखना, इस तरीके से इनको ये कट करता है। जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं वो स्टार्टिंग से कट करते हैं और वहां पर पैलियंड्रोमिक सीक्वेंसेस नहीं होते, वहां कोई और सीक्वेंसेस। तो आपका होमवर्क है बेटा, आप ये वर्क करेंगे कम से कम 6 या 7, आप 6 नाइट्रोजन बेसिस के पैलियंड्रोमिक सीक्वेंसेस को फाइंड आउट करो, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी किस तरीके से पैलियंड्रोमिक सीक्वेंसेस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाला गया था इन हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजी में। ठीक है, ये पर्टिकुलर पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस से डीएनए को कट करता है। ये पैलियंड्रोमिक सीक्वेंसेस आपके ये बने हुए हैं नीचे। ठीक है, नेमिंग आती है एग्जाम में, नेमिंग कैसे करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, ये देखिए आप। नेक्स्ट टॉपिक नेमिंग। ठीक है, नेमिंग से पहले आप इतना कंप्लीट कीजिए, नेमिंग वी विल स्टार्ट इन आवर न्यू लेक्चर। थैंक यू सो मच।